तो सोलो लेवलिंग के आखिरी एपिसोड में तो धमाका ही मचा दिया था भाई। उसने क्रंचीरोल के सर्वर से भी क्रैश कर दिए थे और अब जो आने वाली फाइट्स है वो तो पता नहीं क्या ही करेंगी। और उन सबको साइड में हटाते हुए अब बात करते हैं एपिसोड 7 की। और इस एपिसोड के एंड में हमें जीजू आइलैंड की शुरुआत भी देखने को मिलने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और बहुत सारे मीडिया के लोग भी आ रखे थे। और तभी वहाँ पर हंटर बेक और हंटर चोई आ जाते हैं और उनको देखकर सारे मीडिया के लोग उनकी तरफ भागने लगते हैं, जिसपे हंटर बेक हंटर चोई से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। और तभी मीडिया वाले उन दोनों से पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर ली सुंग को अपनी गिल्ड में जोड़ने के लिए आए हो, जिसपे मिस्टर बेक कहते हैं कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। और हंटर चोई सबको बताते हैं कि ली मिंग सुंग ने ऑलरेडी फील्ड गिल्ड के साथ डील साइन कर ली है और वो यहाँ पर किसी और वजह से है। जिसके बाद वहाँ से मीडिया वाले हटने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या हमारा समय बर्बाद कर दिया, हमें लगा था यहाँ पे कुछ बड़ी न्यूज मिलेगी। जिसके बाद हंटर बेक हंटर चोई से कहते हैं कि मैंने वो न्यूज सुनी जहाँ पर ए रैंक डंजन एक एस रैंक में बदल गया जिसने तुम्हारी टीम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिसपे हंटर चोई कहते हैं कि उतना भी बुरा नहीं था जैसा व्हाइट गिल्ड के साथ रेड गेट के अंदर हुआ, जहाँ पे काफी ए रैंक हंटर मारे गए। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर संग जिनवू को थैंक यू बोलने के लिए आए थे क्योंकि जिनवू ने उन दोनों गिल्ड की मदद करी थी। और फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि क्या यहाँ पर तुम उसे अपनी गिल्ड में जोड़ने के लिए आए हो और ऐसा करके क्या तुम एक जंग छेड़ना चाहते हो। जिसमें हंटर बेक कहते हैं कि ये चीज मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ। और तभी वहाँ पर फिंड गिल्ड का मेंबर आके मिस्टर चोई और बेक से पूछता है कि क्या आप दोनों ली मिंग सुंग के ऊपर लड़ रहे हो। जिसे सुनकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से दफा हो जाओ, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू वहाँ पर आ चुका है और वो सोच रहा होता है कि आज तो मेरा रीएवोल्यूशन का डे है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। इसके बाद हम जिनवू की बहन जिना का स्कूल देखते हैं जहाँ पर सब ली मिंग सुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली मिंग सुंग एक एक्टर है और उसका बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर रहा है और सबको लग रहा था कि एक अपोलॉजी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा होता है। और इसके बाद फिर हम ली मिंग सुंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए देखते हैं और वो सबसे कह रहा होता है कि उसकी हंटर की पावर जाग चुकी है और अब वो अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर एज अ हंटर काम करेगा, चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो। और ये सब तो बस उसका दिखावा था, असल में वो अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को हटाना चाहता था ताकि सब लोग उसके पुराने इल्जाम भूल जाए और वो आगे चलकर दोबारा से एज अ एक्टर काम करने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू हंटर एसोसिएशन में घुसने की कोशिश करता है और ली मिंग सुंग का गार्ड उसे रोक देता है और जिनवू से कहता है कि मेरे को अपने रीएवोल्यूशन के लिए अंदर जाना है, तो मुझे रोक क्यों रहे हो। जिसके बाद वो गार्ड उससे कहता है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो उसको साइड हटने को बोलता है। इसके बाद हम चेयरमैन गो गुनही को देखते हैं और वो खुद जिनवू को लेने के लिए आए थे और वो सबको बताते हैं कि जिनवू कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का गेस्ट है। और वो सबके सामने बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। और वो जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर ली मिंग सुंग सोचने लगता है कि जिनवू ने तो उसका पूरा इवेंट ही खराब कर दिया और आखिर ये बंदा है कौन। और उसके बाद ली मिंग सुंग हंटर एसोसिएशन में जाने की कोशिश करता है पर मैनेजर जिनचुल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अंदर ऑलरेडी एक रीएवोल्यूशन चल रहा है। जिसके बाद ली मिंग सुंग हंटर जिनचुल से कहता है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी नौकरी खा सकता हूँ। भाई प्योर दिल्ली स्टाइल। जिसमें मैनेजर जिनचुल कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने दिक्कत करने की कोशिश की तो ये तुम्हारा कोई गलत फैसला होगा। और मैनेजर जिनचुल उससे कहते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत सोचा या गलत करने का चाहा तो वो तुम पर भारी पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन और जिनवू रीएवोल्यूशन के लिए जा रहे होते हैं और हंटर बेक और हंटर चोई जिनवू के रीएवोल्यूशन का इंतजार कर रहे होते हैं। और वैसे अगर आपने मांगा पढ़ी हो तो मांगा में ये दोनों जिनवू के रिजल्ट का 2 घंटे से इंतजार कर रहे होते हैं, पर एनीमे में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और चेयरमैन जिनवू को बताते हैं कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है अपने अगले एस रैंक हंटर के लिए पिछले 2 साल से। इसके बाद जिनवू रीएवोल्यूशन रूम में चला जाता है और उस रूम में पहले से ही वो बंदा रहता है जो जिनवू का रीएवोल्यूशन करेगा। और वो बंदा जिनवू से पूछता है कि आखिर तुम कौन से टाइप के हंटर हो, तुम क्या यूज कर सकते हो बताओ मुझे। और जिनवू के शैडो को देखकर वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम शैडो समन कर सकते हो, जिसका मतलब तुम एक मेज हंटर हुए। और जिनवू के शैडो सोल्जर्स को देखकर चेयरमैन जिनवू से बोलते हैं कि जिनवू नाटक मत करो, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ रखी है ना, तुम इससे बहुत ज्यादा कर सकते हो और तुम वो करके दिखाओ जो तुम असल में कर सकते हो। जिसका जिनवू सोचने लगता है कि हाँ इन्हें तो सब पता ही है। और चेयरमैन की बात सुनकर जिनवू और शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है और भाई ये तो कुछ भी नहीं था और वो सबको बताता है कि वो चाहे तो ऐसे और भी सोल्जर्स बाहर निकाल सकता है। और भाई जिनवू इस टाइम पे इतना तगड़ा एनर्जी रेडिएट कर रहा था कि बाहर खड़े हुए हंटर चोई उसकी एनर्जी को महसूस कर चौंक जाते हैं, आखिर इतना माना आ कहां से रहा है। और भाई रूम के अंदर का सीन भी कुछ गजब ही था। चेयरमैन खुद चौंके हुए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है और बाहर खड़े हंटर बेक और हंटर चोई यही सोच रहे होते हैं कि ये तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, ये तो पूरे कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू का रीएवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और उसको अपना आई कार्ड मिल जाता है जिसमें लिखा था कि वो अब एक एस रैंक हंटर है।
और अपने आई कार्ड को देखकर जिन्वू काफी खुश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी स्पेयर ऑफ एवराइज को बेचने में, और अब वो स्पेयर ऑफ एवराइज को बेचकर अपने लिए कुछ गियर्स खरीदेगा जिसे वो डीमन कैसल में यूज करेगा। तभी वहां पर चेयरमैन आकर जिन्वू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अब तुम ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हंटर बेग और हंटर चोई भी जिन्वू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और वो काफी खुश थे कि जिन्वू एक एस रैंक हंटर निकला, और वो उसे बात करने के लिए रोकते हैं, पर जिन्वू बीइंग जिन्वू वो उसे फिर से इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। और जैसे ही हंटर एसोसिएशन का गेट खुलता है सभी लोगों का फोकस खाली जिन्वू पर होता है और ये देखकर जिन्वू काफी चौंक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जिन्वू के बहन के स्कूल में भी सबको पता चल जाता है कि जिन्वू एक एस रैंक हंटर है, और भाई ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और जिन्वू के चाहने वाले जिन्वू के एस रैंक को देखकर काफी खुश होते हैं। और पूरे कोरिया में बात चल रही होती है कि आखिर 2 सालों के बाद उन्हें एक नया एस रैंक हंटर मिलता है और जिन्वू कोरिया का 10th एस रैंक हंटर होता है। इसके बाद हम जिन्हो को उसके फादर के साथ बैठे देखते हैं और वो अपने फादर को बताता है कि वो जिन्वू को अपनी गिल्ड में शामिल करने में नाकामयाब रहा, और ये सुनकर जिन्हो के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और ये सोचकर जिन्हो को थोड़ा सोचने लगता है और वो अपने फादर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं जिन्वू का साथ दूंगा, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू सभी मीडिया वालों के सामने खड़ा था और तभी वहां पर हंटर चोई और हंटर बेग आकर जिन्वू से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस भीड़ से बाहर ले जाएंगे। जिसपे जिन्वू उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। और तभी वहां से जिन्वू इतनी तेज जंप मारता है कि सबको लगता है कि वो टेलीपोर्ट ही हो गया है, और ये देखकर तो हंटर बेग सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे से भी ज्यादा तेज और ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू वहां से बड़े आराम से निकल जाता है और हंटर चोई सोच रहे होते हैं कि ये तो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, एक मेज हंटर होने के बावजूद भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू एक हंटर ऑक्शन में जाता है अपने लिए गियर्स खरीदने के लिए, और ये ऑक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक शॉप होती है जहाँ पर हंटर्स को अपने गियर्स मिलते हैं जिससे वो फाइट कर सके। और वहां पर वो काफी गियर्स दिखने लगता है और वो उनसे कहता है कि मुझे कोई ऐसा गियर दिखाओ जो हीट और फायर रेजिस्टेंट हो। जिसके बाद वो सेल्स पर्सन उसको एक क्लॉक दिखाता है और कहता है कि ये हीट और फायर रेजिस्टेंट है, और जब जिन्वू उससे उसका प्राइस पूछता है तो वो प्राइस को देखकर काफी चौंक जाता है और जिन्वू कहता है कि क्या इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जिसका तो सेल्समैन मजाक मजाक में जिन्वू से कह देता है अगर तुमने इस ग्लास को एक बार में तोड़ दिया तो ये तुम्हें फ्री मिलेगा। और ये सुनते ही हमारा जिन्वू राजी हो जाता है उसे तोड़ने के लिए और वो अपने मानव को कलेक्ट करने लगता है। और भाई उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके मारने से पहले ही उस शीशे में क्रैक आ जाता है, और ये देखते ही वो सेल्समैन उसको रोक देता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद जिन्वू सेल्स पर्सन को कहता है कि मेरे को और भी चीजें देखनी है जैसे कि कोई नाइफ या डैगर वगैरह। तभी पीछे से दूसरा सेल्समैन आता है और कहता है कि वेपन्स का इंचार्ज मैं हूँ, चलिए मैं आपको वेपन्स दिखा देता हूँ। और वो जिन्वू को लेकर वेपन्स एरिया में चला जाता है और वहां पर जाकर जिन्वू को डैगर पसंद आती है और उसका प्राइस सुनकर जिन्वू फिर से चौंक जाता है कि आखिर इतना महंगा। जिसका जिन्वू अपने बैग में से डैगर निकालकर सेल्समैन को देता है और पूछता है कि आखिर मेरे को इसके कितने पैसे मिल जाएंगे। और जिन्वू की डैगर की बहुत अच्छी कीमत मिलती है और वो सुनकर जिन्वू काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे को इसके इतने पैसे मिल ही रहे हैं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है पेयर ऑफ एवराइज को बेचने की। और इसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग देखते हैं और वहाँ पर हंटर बेग जिन्वू के पावर के बारे में सोच रहे होते हैं, और उन्होंने आज तक ऐसी मैजिक पावर के साथ साथ किसी को इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं देखा था। और वो सोचते हैं कि वो पहले भी जिन्वू से मिल चुके हैं उसके सेकंड अवेकनिंग के बाद, और जिन्वू इस बार उससे भी ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं और जिन्वू की बहन जिन्हा शीशे के बाहर देखती है कि कोई मीडिया का रिपोर्टर तो नहीं खड़ा, और वो बाहर खाली रोड को देखकर काफी खुश होती है कि आखिर बाहर कोई खड़ा नहीं है और वो अब आराम से स्कूल जा सकती है। और तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने हंटर एसोसिएशन में बात कर ली है और उन्होंने मदद करी है मीडिया रिपोर्टर को यहाँ से हटाने के लिए। जिसपे जिन्हा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें टीवी पे आना है तो आराम से आओ, लेकिन मेरे को इन सब में मत घसीटो। जिसके बाद जिन्वू अपनी बहन को बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए फिर से बाहर जा रहा है, और ये सुनकर जिन्हा कहती है कि क्या दोबारा से। तभी गेट पे जिन्हो आ जाता है और जिन्हो को देखकर जिन्वू को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपनी बहन से बोलता है कि यही है वो बंदा जिसके साथ मैं काम पर जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए और हम कल निकलेंगे। तो जिन्हो सोचने लगता है कि आखिर कौन सा काम। तभी जिन्वू उसको थोड़ा सा पिंच करता है और पिंच करने का जिन्हो कहता है कि हाँ हमें थोड़ा काम है, हम 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं और जिन्वू अपनी बहन को देखने आता है और अपनी बहन को सोता देखकर जिन्वू अपने 3 शैडोज को अराइज करता है और उससे पूछता है कि आखिर चौथा शैडो कहाँ है। जिसपे वो शैडो से बताता है कि उसने चौथे वाले हाई ऑक्स को काफी दूर फेंक दिया था, जिस वजह से वो उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। जिसका जिन्वू कहता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुम भी काफी स्ट्रांग हो, और वो उन तीनों को ऑर्डर देता है कि वो 1 हफ्ते के कहीं बाहर जा रहा है तो वो जाकर उसकी बहन का ख्याल रखें। और इसके बाद हम जिन्वू को बिल्डिंग की छत पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने काफी शैडोज को बाहर निकालता है और उनको कहता है कि जाकर पूरे एरिया की पेट्रोलिंग करो और अगर कहीं पे भी कोई क्राइम दिखे तो उसे रोको। और ऐसा करके जिन्वू काफी खुश हो रहा होता है कि उसने एक अच्छे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करा। और भाई यहाँ पर जेजो आइलैंड की शुरुआत दिखा दी गई है। हमें चांद
चांद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एंट उड़ते हुए कहीं जा रही होती है। मतलब अब आप समझ सकते हो कि जेजू आइलैंड की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ ही एपिसोड रह गए हैं जेजू आइलैंड की रेड को आने में। और आप सब कितने एक्साइटेड हो उस रेड को लेकर मेरे को कमेंट में बताना। और अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हू और जिनो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और जिन्हो जिन्हू से पूछता है कि आखिर एक हफ्ते के लिए आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर जिन्हू कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनकर जिन्हो काफी चौंक जाता है और कहता है कि आप तो ऑलरेडी एक एस रैंक हंटर हो, आपको ट्रेनिंग की क्या जरूरत। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हो एक बिल्डिंग के पास जिन्हो को उतार देता है और वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम सीधा डीमन कैसल के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर जिन्हो अपने गियर्स को पहन रखा है और अब उसे हीट और फायर से रेजिस्टेंस मिल चुकी है। और यहाँ पर सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट दे देता है डीमन मोनार्क को हराने का और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स भी। और रिवॉर्ड्स को देखकर जिन्हो काफी खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसे इतना अच्छा रिवॉर्ड कभी नहीं मिला था। इसके बाद हम जिन्हो के फादर और मदर को देखते हैं और वो जिन्हो को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जिन्हो के फादर को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। और इधर जिन्हो डीमन कैसल के अंदर अपने गियर्स को टेस्ट कर रहा होता है और वो टस्क को अपना स्पेयर ऑफ एवराइज देता है उसकी पावर को चेक करने के लिए। स्पेयर ऑफ एवराइज की हेल्प के साथ टस्क की पावर को देखकर जिन्हो खुद चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने सही करा कि उसने स्पेयर ऑफ एवराइज को नहीं बेचा। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हो के फादर एडमिटेड थे और डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनको भी इटर्नल स्लम्बर की बीमारी लग चुकी है। यही सेम बीमारी जिन्हो की मदर को भी है और इस बीमारी का अभी तक कोई क्योर नहीं है। और डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये सब तब होता है जब आप किसी मैजिक के करीब आते हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये बीमारी उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि खुद अपने बेटे से आई है। और भाई इसके बाद हम एक प्यारा सा सीन देखते हैं जहाँ पर समुद्र का कोना होता है, पहाड़ होते हैं और 2 हंटर पेट्रोलिंग पे होते हैं और तभी उनके सामने एक एंट आ जाती है। और ये वही एंट थी जो कल रात को हमें उड़ते हुए दिखी थी। और भाई यहीं से अब सीन स्टार्ट होगा और जेजू आइलैंड रेड को दोबारा करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि अब एंट उड़ के आसपास के आइलैंड्स पे आने लगी है जिससे वहां के लोगों को खतरा है। और अगर जेजू आइलैंड को क्लियर नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। और यहाँ पर जिन्हो डीमन कैसल के अंदर हर फ्लोर को क्लियर करते जा रहा होता है और उसको डीमन कैसल के अंदर 2 दिन हो चुके थे और खाली उसने 5 ही फ्लोर क्लियर करे थे। और ये सोचकर जिन्हो काफी टेंशन में था कि उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो हो चुकी है। और तभी वहां पर जिन्हो के सामने एसिल्स आ जाते हैं और जिन्हो कहता है कि तुम कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और वो सभी एसिल्स को हराने लगता है और तभी उनमें से एक एसिल डर के पीछे भागने लगता है और जिन्हो सोचता है कि क्या मैजिक बीस्ट भी डरते हैं। और बस यहीं पे जिन्हो के किलर लुक के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है